आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडिया अलायंस का आगे क्या होगा, क्योंकि बंगाल में तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी और ममता के इस ऐलान से इंडी गठबंधन को एक तगड़ा झटका लगा है। और ममता बनर्जी ने जब ये ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तलखी भी साफ तौर पर देखने को मिली। उन्होंने कहा, मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी सिरे से नकार दिए गए। इन सबके बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला लिया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये तक कह दिया कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा तक करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सबको लेकर हमसे किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं की गई, जो कि पूरी तरीके से गलत है। वही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी और उन पर राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहने का भी कोई असर नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने यह कहा था कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत अन्य गठबंधन सहयोगियों के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा। क्या ममता ने गठबंधन से अलग होने पर अब यह अलायंस टूट की कागार पर आकर पहुंच गया है? ममता के इस ऐलान से गठबंधन पर आखिर फर्क क्या पड़ेगा और क्या ममता के अलग होने की जो आग है यह अन्य राज्यों में भी फैलती हुई नजर आएगी? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2019 में लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो 42 सीटें लोकसभा चुनाव से बंगाल देता है, जहां 2019 में कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी। टीएमसी 22 सीटों पर जीती थी और अगर हम बीजेपी की बात करें तो 18 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने दर्ज की थी। और इस बार साफ तौर पर इंडिया अलायंस का जब गठन हुआ था तो सभी नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपा के तीसरे बार जो विजय रथ चला है उसको रोकने का काम किया जाएगा। अब ममता बनर्जी ने यह ऐलान तो कर दिया है, जिस पर अब नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। तो ममता बनर्जी ने तो एक बार ये फिर से कह दिया है कि अब वो एकला चलो की राह पर निकल चुकी है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगी, यानी कि वो बंगाल के 42 सीटों पर अपनी हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में तमाम बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जिस पर अब बीजेपी भी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है, जो नेता है, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि आखिर अब इंडिया अलायंस की जो गठबंधन है अब वो तो टूट गया है, गई भैंस पानी में। ये तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो बीजेपी की तरफ से लगातार सुनने को मिल रही है। और अब बड़ा सवाल इंडिया अलायंस पर भी उठने लगा है कि सीट शेयरिंग पर जब बात होने लगी तो सीट शेयरिंग के दौरान ही गठबंधन धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आया। अब जिस गठबंधन में टूट की खबर बंगाल से सामने आई है, क्या उसकी आग अन्य प्रदेशों में भी फैलेगी? क्योंकि बिहार में भी जिस तरीके से बीते दिनों राज्यपाल से नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, उसके बाद से कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार की जो गाड़ी का स्टीयरिंग है, क्या वो भी अब एनडीए की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में बड़े सवाल ये है कि
गठबंधन से दीदी की जो दूरी है, इससे इंडिया अलायंस पर क्या फर्क पड़ेगा और आखिर अब 2024 की जंग ये जो इंडिया अलायंस है ये कैसे पूरा करेगा? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए संतोष दुबे, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र प्रताप जी, नेता समाजवादी पार्टी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप यशवर्धन बतौर राजनीतिक विश्लेषक अपना पक्ष रखेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सलाहकार संपादक संजय राजन जी। आप सभी मेहमानों का मैं पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी। अब देखिए, इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रविंद्र जी से करते हुए। रविंद्र जी, जब इंडिया अलायंस की लगातार बैठकें हो रही थी तो यही कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो तीसरी बार विजय रथ को रोकने के लिए आप लगातार एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो ममता दीदी ने कह दिया है कि वो बंगाल के 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्या आखिर अभी इंडिया अलायंस जो ये आपका है, ये कहां स्टैंड कर रहा है? आपके मुस्कान जी बयान में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा मैं जी। ममता जी ने कहा है कि हम बंगाल में बीजेपी को अकेले हराने में सक्षम हैं जी। आप द्वारा कहे गए सेंटेंस में हमारे द्वारा कहे सेंटेंस में बहुत अंतर है। दूसरा जो उन्होंने कहा है, मैं इंडिया गठबंधन में बनी रहूंगी। रविंद्र जी, फिर या तो आपको अपडेट नहीं है या आप लोग मानना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ममता दीदी की तरफ से खुला खुला कहा गया है कि वो 42 सीटों पर अकेले हुंकार भरेंगी। चलिए आप अपनी बात ऊपर रख लीजिए। तो ममता जी ने कहा है कि मैं गठबंधन में बनी रहूंगी और ये जो बात है ये उपेक्षा का प्रतिकार है। उपेक्षा का प्रतिकार होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक गठबंधन है, कर सकते हैं। कांग्रेस का जो मुख्य चरित्र है वो राहुल गांधी जी ने बदल दिया है, लेकिन उसके क्षेत्रीय छत्रप बदलने को तैयार नहीं है। वो जो प्रतिकार है, इस प्रकार से अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी आया था, इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी आ रहा है, लेकिन उसका भी हल निकल आएगा। अब अगर बीजेपी इस पे खुश होना चाहती है तो बीजेपी को पहले बता देना चाहिए, जो बार बार मैं कहता हूं, अरे हम तो इंडिया गठबंधन है, जिंदा दिखाई तो पड़ रहे हैं। 38 दलों का, या एक सज्जन ने बताया 48 दलों का वो जो गठबंधन कहां सो रहा है, ना तो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है, ना न्यूज में दिखाई पड़ रहा है, ना सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रहा है। तो उस पर चर्चा हो जाए। फिर इसको ये खत्म करूंगा कि 2004 में इंडिया शाइन के खिलाफ हम लोग सब एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे जी। एकत्र होकर सरकार बनाई और 10 साल तक बाहर रखा था बीजेपी को। ठीक उसी तर्ज पे इस बार भी वही घटना घटित होगी। जी धन्यवाद। खैर रविंद्र जी, जब आप लोगों से सवाल किया जाता है तो आप लगातार एनडीए पर हमलावर हो जाते हैं, लेकिन आप ही के अंदर की जो रार है वो रह रह के निकल के सामने आती है, तभी ये लगातार मुद्दा जो है ये मीडिया में भी उठता है। खैर, जब सवाल किया जाता है तो लाजमी आप लोग हर बार मीडिया पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, ये बहुत अलग की चीज है। लेकिन देखिए, नेता बीजेपी भी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। संतोष दुबे जी, मायावती को साथ लाने की कवायद कर रहे थे, लेकिन बंगाल में ममता दीदी दूर हो गई है और रविंद्र जी कह रहे हैं कि वो गठबंधन में बनी है लेकिन वो अलग चुनाव लड़ेंगी। आखिर ये कैसा साथ हुआ? इसी तरीके का होता है। इनके यहाँ दोस्त ही दुश्मन। एक ये परिपाटी चलाते हैं कि हमारी आज इनसे गठबंधन हो गया, कल उनसे हो गया, परसों और किसी से कर लेंगे, लेकिन कायदे से देखा जाए कि सभी लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ हैं। और क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ होकर लोगों ने सरकारें बनाई हैं। लोग जो पार्टियां बनी हैं ये वही कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, जो जिन लोगों ने अलग अलग पार्टी बनाई है। तो वो कैसे इनको बर्दाश्त करेंगे? इनकी नीतियों से ही तो ममता जी भाग के जो है अलग पार्टी बनाई थी। ममता जी जो है कहीं और से तो आई नहीं थी, कांग्रेस की ही नेता थी वो। और कांग्रेस से की जो नीतियां थी उस नीतियों के खिलाफ जाके उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और लगातार वो तृणमूल कांग्रेस बना के चुनाव लड़ रही है, सरकार में है लगातार। तो ये कांग्रेस के साथ कैसे जा सकती है? ये तो सोचने वाली बात है कि जिनसे अलग हुई थी उन्हीं के साथ जाना। तो ये तो पहले से तय था कि ये लोग एक नहीं हो सकते और ये अलग अलग लड़ेंगे। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जनता को जो है बहलाने का काम करते हैं कि भाई हम एक साथ आ रहे हैं। जनता भी जानती है कि ये कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि सब लूटने वाले लोग हैं और सारे लुटेरे लुटेरों का गिरोह नहीं बनता है। लुटेरे कभी गिरोह में नहीं रहते, लुटेरे हमेशा अपने गिरोह का संचालन करते हैं जी। तो ये कभी एक साथ नहीं जा सकते।
बिल्कुल, ये कभी भी साथ नहीं जा सकते हैं। खैर, ये तो अभी सवाल बरकरार है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम मौजूदा राजनीति पर गौर करें तो इंडिया अलायंस में रार साफ तौर पर दिख रहा है। दिलीप यशवर्धन जी, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के नेता प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को सराहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे ही दिन अब ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से अपना रास्ता अलग कर लिया है। ये जो इंडिया गठबंधन में रार है, ऐसे में क्या कहा जाए कि क्या होगा भविष्य इनका? आपका विश्लेषण क्या कहता है? इसमें कुछ कहने वाली जरूरत ही नहीं है मुस्कान जी। जी। भविष्य सबको साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता में 2024 में भाजपा बिना किसी एफर्ट के चुन ली जाएगी जी। और ये जो विपक्षी लोग हैं ये खुद ही भाजपा का रास्ता साफ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारा विपक्ष मिलकर के भाजपा को रोक नहीं रहा है बल्कि भाजपा को बढ़ा रहा है। ये जो आपस में इंडिया अलायंस इतने दिन से एक अलायंस बनने की बात चल रही थी, वो बनते बनते इलेक्शन का समय आ गया और अभी भी कोई पूरब भाग रहा है, कोई पश्चिम भाग रहा है, कोई उत्तर भाग रहा है, कोई दक्षिण भाग रहा है और ये सब मिलकर के सेंटर में बैठने के सपना देख रहे हैं। तो सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। हर राजनीतिक दल एक बड़े राजनेता से जुड़ा हुआ है। उस राजनेता ने कभी न कभी स्टेट की गद्दी संभाली है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी रही है, देश की सत्ता में दशकों तक राज किया है उसने। उसके बावजूद भी ये जो बच्चों वाली हरकतें हो रही हैं, या तो ये नहीं समझ पा रहे हैं या इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश की जनता इनकी हरकतों से क्या सोच रही है। जो इस तरह के डिफरेंसेस कि अब हम इंडिया अलायंस बनाएंगे, 24 पार्टी बनाएंगे, हम भाजपा को रोक देंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। अरे 63% वोट शेयर है विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है और एक विचारधारा से नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सुप्रीमेसी है, सबको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को लगता है कि उनसे बड़ा कोई राजा नहीं है, भले ही वो किसी लायक ना रह जाए। बंगाल में ममता बनर्जी को लगता है कि उनसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है, खैर उन्होंने वहां सत्ता पा रखी है। इसी तरीके से हर व्यक्ति, हर रीजनल पार्टी जो जिस राज्य में एक प्रभुत्व रखती है, उसको लगता है कि वो वहां से उठ करके दिल्ली की सत्ता में चली जाएगी, जबकि वो स्टेट की राजनीति में भी उसकी दखलंदाजी कम होती चली जा रही है। मजबूत विपक्ष स्टेट में भी नहीं होकर के वो बैठ पा रहे हैं और वो सत्ता पा रहे हैं सेंट्रल में। मतलब ये बड़ा हास्यास्पद बात लगती है कि विपक्ष अलायंस में इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े प्रखर नेता हैं, जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा को पलटा है, लेकिन इस आज 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों ये स्थिति का आकलन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इनको नहीं लग रहा है कि उनके अलायंस के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा हो रहा है, वो डिफरेंसेस पब्लिक को उनसे दूर करते चले जा रहे हैं। जो 63% वोट शेयर उनके पास है, वो उनसे कम होता चला जा रहा है। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो 2024 में आप देखिएगा चुनाव सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा, क्योंकि रसबन होना है, वरना सत्ता भाजपा की आज की डेट में डिक्लेयर हो चुकी है। बिल्कुल। रविंद्र प्रताप जी, आखिर ये तालमेल बैठ क्यों नहीं पा रहा है? जैसे कि दिलीप जी कह रहे हैं कि एक पूरब भाग रहा है, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, ऐसे में आप केंद्र में एक साथ आने की योजना बना रहे हैं, अलग अलग सबकी मंजिलें हैं और आपका टारगेट एक है, ऐसे कैसे चलेगा? तो कारण है जी। एक तो इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, तो आप लोग इंडी गठबंधन बोलती हैं। रविंद्र तो जी, बात अगर पत्रकार है, ए का मतलब होता है अलायंस और अलायंस का हिंदी मतलब होता है गठबंधन। आप ही ने दिया है ना नाम कि I.N.D.I.A और ए का आखिरी मतलब है अलायंस। कायम है ना आप अपने बात पे? ठीक है रविंद्र जी, वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन इंडिया अलायंस से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंजाब में भी बड़ा झटका लगने की उम्मीद लगातार कही जा रही है। सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी अकेले पंजाब में चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ी और अहम अपडेट है, जहां सीट बंटवारे से खुश नहीं है आम आदमी पार्टी और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को पंजाब में भी बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की लगातार सूत्रों के हवालों से पहुंच रही है। तो इंडिया गठबंधन में ये जो रार है, ये अब लगातार खुल के सामने आ रही है। बिहार, बंगाल और अब पंजाब में भी लगातार अटकलें हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पार्टियां हैं मजबूत स्थिति में इन प्रदेशों में, वो खुश नजर नहीं आ रही हैं। वापस अपनी चर्चा का रुख करेंगे। देखिए, सलाहकार संपादक संजय राजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक सवाल उनसे लूंगी
कि लगातार हर एक प्रदेश में ये जो रार निकल के सामने आ रही है। बीते दिनों बिहार में भी कहा गया, आज बंगाल में तो खुलकर ममता बनर्जी ने कह दिया, और अब पंजाब में भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये हो क्या रहा है इंडिया अलायंस में, क्या समझा जाए इसे? देखिए मुस्कान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआती दौर से ही इंडिया गठबंधन आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे इस पूरे गठबंधन को लेकर के। अभी आप पंजाब की बात कर रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि महाराष्ट्र और बिहार में भी यही हालात होने वाले हैं। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि नीतीश बाबू जो बंद कमरे में राजनीति कर रहे हैं, पता नहीं वो कब किस करवट अपनी राजनीति को बैठा दें, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर खाने में कुछ ना कुछ चल रहा है। बिहार को लेकर के, पंजाब को लेकर के साफ तौर पर कांग्रेस का ये दावा है कि भाई उसको वहाँ पर सीट शेयरिंग मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जो है अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें सारी सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। तो ये जो छोटे सियासी दल हैं, इनकी अति महत्वाकांक्षाएं, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है। अभी यशवर्धन जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि वोट शेयर की बात की जाए तो 63% वोट शेयर जो है विपक्षी दलों के पास है, लेकिन इन लोगों की अति महत्वाकांक्षा, सबके जुबान पर तो एक बात है मुस्कान कि हमें मोदी को हटाना है, लेकिन मोदी को कैसे हटाना है ये फार्मूला किसी के पास नहीं है। और संभवतः लग रहा है जो लगातार बैठकों का दौर रहा है, ये सब एक नाटकीय रूप से हम अब उसका विश्लेषण कर सकते हैं। कोई परिणाम नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये बैठकें यूं ही रहेंगी, बेनतीजा रहेगा मामला। और अब जबकि आप देख सकती हैं कि देश में किस तरह से बीजेपी माहौल बनाने पर लगी हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो संभवतः हमें लगता है कि वहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा न साफ हो जाए। 15 सदस्यीय समिति को लेकर के अमित शाह पहले से ही वहाँ पर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं मिशन 2024 को लेकर के। और लगातार जिस तरह से वहाँ पर उनको 40% वोट शेयर मिला था 2019 में, 2 से बढ़कर के 18 सीटें आई थी बीजेपी को। और इस बार का जो टारगेट उन्होंने रखा है 35 सीटों का रखा है। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं आना, कार्यकर्ताओं के बीच में तमाम तरह के बयानबाजी का दौर भी आपने देखा होगा मुस्कान, कि ऐसा लगता नहीं था कि कभी ये दोनों एक साथ आ पाएंगे। और यही हुआ भी, क्योंकि वाकई ममता बनर्जी वहाँ पर एक मजबूत धड़े के रूप में है। कांग्रेस के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर वो सारे राज्यों में वहाँ के जो क्षत्रप हैं उनको अगर सीटें सारी दे देगी तो वो कहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो हम तो शुरुआती दौर से ये कह रहे थे कि इस गठबंधन को लेकर के तमाम तरह की अटकलें हैं, आशंकाएं हैं, और आखिरकार आप देखेंगी जाते जाते वक्त के साथ सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ये कवायद सिर्फ सुर्खियों में बन के रह जाएगा। जी मुस्कान। चलिए, लेकिन संजय जी ये सवाल तो भविष्य में है, ये देखने वाली बात होगी कि हो सकता है कि एक बार फिर से ये कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाए कि एक साथ आ जाए। लेकिन देखिए रविंद्र जी, ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं कि अभी समय बीता नहीं है, हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी को तो आपने चुटकी लेने का मौका दे दिया। बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लो भाई, गई भैंस पानी में। चलिए, ऐसे मुहावरों का प्रयोग डिबेट में नहीं किया जाता। खैर एनीवे, क्या रविंद्र जी, ये बड़ी गलत बात है कि जब आपसे सवाल किया जाए, जब तमाम नेता आप पर आरोप लगाते हैं, तो आप लोग सीधा मीडिया को एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये शब्द मेरे नहीं है। एक सेकेंड रविंद्र जी, ये शब्द बीजेपी के नेता आप ही के अलायंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको फायदा करेगा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। नहीं, रहने दीजिए रविंद्र जी, प्लीज। आप लोग अभी अपने गठबंधन का फायदा सोचिए, मेरा तो छोड़ दीजिए। अभी मेरा तो जो होना होगा वो तो होगा ही। खैर, आरोपों पर जवाब दीजिए। आप मुझे लगता है कि आपको इंडिया गठबंधन की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपने एक विश्लेषक को बैठा के 24 नहीं, तो आप आरोपों पर जवाब दीजिए ना कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अब तो इंडिया अलायंस की भैंस गई पानी में। अगर 24 के परिणाम गई भैंस पानी पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुन के। 24 के परिणाम की आपने घोषणा कर दिया है। कोई भी विश्लेषक, यहाँ तक कि जो वोट से पहले डिक्लेयर करते हैं वो भी नहीं इस चीज की घोषणा करते हैं, लेकिन एक विश्लेषक ने और आपने बैठाया हुआ है संजय जी को, उन्होंने भी, दोनों लोगों ने घोषणा कर दिया कि बीजेपी की सरकार बन गई है। फिर डिबेट में बचता क्या है, आप बता दीजिए मुझको। रविंद्र जी, बड़ी गलत बात है। उन सभी ने कहा कि संभावनाएं हैं। अगर इंडिया अलायंस का हाल यही रहा तो संभावना है। 63% वोट शेयर है आपके पास भाई। वो तो आपको लगातार आपका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं कि 63% है। दिलीप जी, क्या आप ये मनोबल नहीं बढ़ाया उनका कि 63% वोट शेयर इनके पास है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं अपनी ताकत को? दिलीप जी, आपके एक सुनिए, लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है कि आपका एक विश्लेषक
और आपके जो एडिटर महोदय हैं वो कह देते हैं कि भाजपा की सरकार बन गई, एक लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है, कोई इस बात को नहीं कह सकता है। और अगर इसको देखा जाए तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 रविंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इसकी मनाही की गई हुई है। अगर आप ये घोषणा करा दिया है तो आपके डिबेट का मंतव्य जनता समझ चुकी है। रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, कुछ नया फंड अपनाइए ना, हर बार मीडिया पर सवाल खड़े मुस्कान, करना कब तक जायज है? दिलीप जी ने मुस्कान, साफ मैं तौर पर रविंद्र जी को आपका थोड़ा correct मनोबल कर बढ़ाया, देता कहा हूं। कि कानूनों का 63% उल्लंघन मत वोट शेयर करिए। आपके पास है, लेकिन आप कानूनों ताकत का नहीं समझ उल्लंघन पा मत रहे हैं। करिए। दिलीप जनप्रतिनिधित्व जी। कानून 1951 का उल्लंघन कर रही हैं आप, दिलीप जी बोलिए। करवा रही हैं आप, इस डिबेट में आप करवा रही हैं। रविंद्र जी, यहाँ संभावनाओं पर बात हो रही है, रविंद्र किसी जी, ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी की सरकार बनी एक है। मिनट। बिल्कुल संभावना जी, सर होनी दिलीप जी चाहिए, जवाब संभावना देंगे। शब्द ठीक है, आना ठीक है, ये हम कहते हैं, हम भी जानते हैं। यशवर्धन जी ने 3 बार कहा है कि बीजेपी की सरकार आपको बन वो गई समझ में नहीं 2024 आया जिसमें उन्होंने कहा कि 63% ठीक वोट है शेयर रविंद्र जी, विपक्षी एक दलों के सेकंड, एक पास सेकंड, है। संजय जी एक सेकंड, मैं एक कह एक रहा करके हूं बोलेंगे प्लीज। नहीं नहीं नहीं, कानून में रविंद्र जी मना एक किया गया सेकंड, है रविंद्र और जी इन्होंने एक सरकार की सेकंड। घोषणा कर दिया कि बन गई है। ठीक है इस पे रविंद्र आपकी जी क्या एक टिप्पणी है? सेकंड। दिलीप जी, क्या आपने ये नहीं बोला कि 63% वोट शेयर अभी विपक्षी दलों के पास है जो अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं पहले रविंद्र जी का कानून पर वक्तव्य ठीक कर देता जी। हूँ। रविंद्र जी जो 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की हवाला दे रहे हैं, उस एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल के लिए कहा गया, और एग्जिट पोल तब लागू होते हैं जब चुनाव चल रहे होते हैं। जी। आप अपना ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा रविंद्र जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता आप हैं, अपना मैं काम आपके सही ज्ञान कर की लीजिए। हमेशा तारीफ करता एग्जिट हूँ। पोल पे लागू नहीं होते हैं। लेकिन इस वो बात हर पर जाकर हर चेक चुनाव कर लड़ने के लीजिएगा, वाले ऊपर, हर ये चुनाव बात, प्रक्रिया पे ये लागू होता कानून है। वहां लागू आपको होता पढ़ने है की जब जरूरत इलेक्शन है। चालू हो रहे आप होते हैं, गलत इलेक्शन चल कानून की रहे होते व्याख्या हैं। मत करिए। दोबारा आप से गलत पढ़िए तरीके से जाकर पहले के, बात कर मुझको रहे हैं कानून मत और बताइए। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप कानून की गलत व्याख्या कर रहे हाँ, हैं। मैं कर रहा हूं अगर इस तरीके से भविष्यवाणी। करिएगा तो अरे ये रुकिए इस ना, चैनल को रुकिए बदनाम रुकिए, कर ऐसे रहे हैं चर्चा आप। नहीं होती है, प्लीज तो प्लीज भाजपा की प्लीज। सरकार कर बनने रहे से हैं, कोई नहीं रोक बदनाम पाएगा। कर रहे हैं। अगर आपको ज्ञान ना हो तो अभी मैं आपको भेज दूं जनप्रतिनिधित्व कानून से जुड़े हर प्रक्रिया में उसके ठीक है कानून प्लीज ऐसे नहीं नहीं अभी नहीं दिखाइए नहीं कौन सा नहीं कानून नहीं है। नहीं, देखिए रविंद्र ऐसे जी नहीं, 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 रविंद्र जी आप कौन सा सबको कानून है? कटघरे में खड़ा आप नहीं कर कानून सकते। घोषणा कभी आप कराइए, मुझे जब कर रहे हैं, कानून कभी आप लिखा हमारे होता है। सलाहकार संपादक को 2024 कर रहे हैं, की कभी आप कानून की राजनीतिक घोषणा विश्लेषक को कराइएगा कर रहे हैं। क्या? नहीं, आपसे अपना गठबंधन 2024 देखिए के कहीं ना परिणाम कहीं की कहा जाए घोषणा समझ नहीं कराएंगे रहा क्या है आप? और आप सबको कटघरे में खड़ा आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं 2024 के चलेगा। कानून नहीं के नहीं रविंद्र जी, परिणाम की घोषणा कराइएगा। नहीं रविंद्र जी रुकिए प्लीज, पहले संयम के साथ सबके बयानों को सुनिए फिर अरे आकलन आप करिए। संयम आप रखिए, सबको कटघरे में हम खड़ा तो नहीं केवल कर कानून सकते। की बात कर रहे हैं। हम तो केवल कानून की बात कर रहे कानून हैं। लिखा होता है, संयम दिखाइए आप ना कौन रखने सा की कानून जरूरत है। इंडी गठबंधन गई भैंस पानी में, इस पे संयम रखिए आप। ये शो कर रहा है कि रविंद्र जी, आपके गई अंदर भैंस संयम पानी नहीं में, है। ये हम लोगों ने रविंद्र नहीं जी कहा, ये पहली बात, बीजेपी ये का बात आरोप मैं आपको है। क्लियर कर चुकी हूँ कि ये बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही गई है। ये ना मेरा बयान है, ना बीजेपी ये के नेता, मीडिया का बयान है, ये बीजेपी बीजेपी के का नेता बयान है। लखनऊ के नराही पे खड़े होकर माँ बहन की गाली दे रहे थे, तो क्या आप अपने डिबेट में बोलिएगा? गई भैंस पानी में मुझे कहावत अपने है मेरे शब्दों ख्याल से। की मर्यादा पता है रविंद्र जी, और प्लीज ऐसे बीजेपी चर्चा के नहीं नेता, होती है। और आप एक अच्छी संजय पार्टी के भाई प्रवक्ता साहब, हैं, मैं बीजेपी के चर्चा आपसे नेता एक्सपेक्ट नहीं करती नराही हूँ चौराहे पे माँ मैं बहन की ऐसी गाली चर्चा दे रहे आपसे थे, एक्सपेक्ट तो नहीं क्या करती आपकी हूँ। नहीं एंकर बोलेंगी इसमें ठीक है डिबेट में? ठीक है ठीक है। संतोष दुबे जी, ये किस तरीके का शब्दों का उपयोग कर रहे हैं आप इंडिया अलायंस के लिए? पूछा जा रहा है सवाल आपसे। देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि इन लोगों की बौखलाहट ही है ये। अब अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरे पे आरोप लगाना। अरे भाई अपना घर संभालो, पहले पार्टी को संभालिए, अपने नेता को अच्छी राय दीजिए। ये उसके तहत जो है आप अपना काम करो। आपसे कोई संभल नहीं रहा, आप मीडिया पे दोष दोगे, कभी ईवीएम पे दोष दोगे, कभी किसी पैनलिस्ट पे जो है बरसने लगोगे। ऐसे नहीं चलता है। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने उद्देश्य में लगा हुआ है, हम बीच में लगातार बने हुए हैं। इनको इससे नहीं मतलब, ये जनता के बीच में जाना नहीं चाहते। अच्छा, जनता भी पूरी तरीके से तय कर चुकी कि हमको वोट किस किस को देना है। ये चाहे जितना गठबंधन बना लें, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में है, जनता के साथ उसका तालमेल है, और जनता 24 में पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को ला रही है। रविंद्र जी को मैं एक बात फिर बताना चाहता हूं कि रविंद्र जी को मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। ठीक है भाई, आपके लोग नहीं संभलना है, क्योंकि जनता का मूड ही ऐसा है। जनता ने अपना मूड बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाएगी। तो जाहिर सी ये बौखलाहट ठीक है, बौखलाहट आपको आनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रयास करिए, संभालिए, अपने लोगों को इकट्ठा करिए। लड़ना चाहिए चुनाव, और चुनाव बौखलाहट से नहीं होता है। ठीक है रविंद्र जी, हिदायत दी गई है, मानिएगा क्या इसको?
तीन चीज कहा इन्होंने, जी मानसिक संतुलन बना के रखिए, बौखलाहट मत करिए। ये कौन सा ज्ञान है, कौन से विद्यालय में पढ़े हैं, बता दें कि मैं भी जाके पढ़ूंगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा। अब दूसरा विषय है जनता का परिणाम, सुन लीजिए। 28 राज्यों में से केवल 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की। ये जनता का परिणाम है। ठीक है। पिछले 15 चुनाव में से 11 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। अभी आखिरी चुनाव जो राजस्थान में हुआ, जहां इनकी सरकार है, हारने वाला इनका मंत्री है। जो सबसे आज तक की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की सबसे बड़ी हार हुई है वो कारगिल में, लद्दाख पर्वतीय परिषद में से 26 में से 2 सीट मिली है। दूसरी बड़ी हार उत्तर प्रदेश में प्रतिशत वाइज होती है, 50% से घर के 30% पे आ जाते हैं। ये जनसंघ का भी हाल नहीं था, ये जनता का परिणाम जो जनता ही दे रही है। तो बौखलाहट हमको नहीं होना चाहिए। हमारा मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। अगर हमारा मानसिक संतुलन ठीक था तो इसकी एक विशेष बैठा के 24 की चुनाव की घोषणा अभी इसी डिबेट में नहीं करा देनी चाहिए थी। तो हम नहीं बौखलाए हुए हैं, हम घबराहट में नहीं हुए हैं। हम आपको हराए हैं और आपको हराएंगे, और हराने के बाद में जो परिणाम आएगा उसके लिए आपको चिंतित होना पड़ेगा कि जो हराने के बाद जो परिणाम आएगा, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, हराएंगे, लेकिन कैसे हराएंगे ये स्ट्रेटजी भी जरा बताइए। फिर क्या स्ट्रेटजी है? सुन लीजिए, बता लीजिए, आपको स्टडी बता दे रहे हैं जी। 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगभग 100% हैं, इनको बढ़ने का एक भी सीट का जुगाड़ नहीं है। उनमें से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कर्नाटक है। वहां पर 26 में से शायद 24-25 सीटें ऐसी थी लगभग। वहां पर बड़ी हार होने जा रही है। फिर 4 राज्य ऐसे हैं जो इनको सत्ता में बनाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। और यही हमारी स्ट्रेटजी है, यहीं से बाहर कर देंगे हम इनको। ठीक है, लेकिन जिन चारों राज्यों का जिक्र किया, सियासी अगर हम लिहाज से गौर करें, सीटों के लिहाज से गौर करें संजय जी, तो ये बहुत ही बड़े राज्य हैं। और अगर इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत हो जाती है तो फिर कितनी भी कोशिश कर ले विपक्षी दल, वो सत्ता और केंद्र में आने वाले नहीं है। लेकिन जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो ये कहते हैं कि हम सीधा दक्षिण से हराएंगे, हमें इधर राज्यों से कोई मतलब ही नहीं है, हम वहीं से उनको हरा देंगे। संजय जी, फिर गलत बात आप बोल रही हैं। कितने का दक्षिण से हराएंगे? दिक्कत यही है कि रविंद्र इस बात का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। संजय जी, इन तमाम योजनाओं परियोजनाओं के अलावे जो राम मंदिर का जो मूवमेंट वहां पहुंचा है, आपने देखा कि अयोध्या में किस तरह से दक्षिण भारतीय लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। इन सब चीजों का ये आकलन नहीं करेंगे। ये बताएंगे कि हम सरकार बना रहे हैं, आशंकाओं में हैं। समाजवादी पार्टी अगर इतनी ही पाक साफ थी तो मध्य प्रदेश चुनाव में आप कांग्रेस को क्यों जमकर मंच से गाली देते हुए नजर आए? जो झूठ बोल रही है लगातार। आप साफ तौर से रविंद्र जी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। रुकिए, वापस आपके पास आएंगे तो आप फिर ठीक है। मध्य प्रदेश चुनाव में क्या कुछ हुआ था? समाजवादी पार्टी मैंने दक्षिण के एक राज्य का नाम ले लिया, इनसे कहिए माफी यादव मांगे। ऐलान करते हुए नजर आते कि कांग्रेस को आप अपने चैनल को बदनाम कर रही है जनता। यहाँ न्याय यात्रा को लेकर के आप तैयार नहीं है कि राहुल गांधी का कहां तक आप साथ देंगे? पहले सीट बंटवारा हो तो बड़े मकसद के लिए बड़ा दिल भी रखना होता है सारे सियासी दलों को। रविंद्र जी, ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने दक्षिण के राज्य का नाम नहीं लिया। कर्नाटक कहाँ आता है रविंद्र जी? कर्नाटक कहाँ आता है? रविंद्र जी, आज आप अपनी ही बातों से पलट रहे हैं और आप हम ही को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खैर दिलीप जी, अब आपसे एक सवाल रहेगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा खास फोकस जो है वो दक्षिण पे है। क्या दक्षिण पे कमांड बना लेने से केंद्र में बीजेपी को पहुंचने से वाकई रोका जा सकता है क्या? चैनल को बर्बाद कर रही है, आप डिबेटों को बर्बाद कर रही है। मुझे नहीं लगता क्या मैं अपनी टीम से पूछूंगी, क्या दिलीप जी से हमारा संपर्क स्थापित है? मुझे लगता है नहीं, मेरा संपर्क स्थापित है, लेकिन रविंद्र जी शांत हो जाए तब मैं बात करूँ। रविंद्र जी प्लीज, रविंद्र जी नहीं, रविंद्र जी देखिए, चर्चा वेट फॉर योर टर्न ना, आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा, फिर आप सब पे सवाल। अरे ठीक है रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, मीडिया ठीक है, आप लोग तो मीडिया को कटघरे में खड़ा ही करते हैं,
ठीक है, बिहार, एक सेकंड पश्चिम बंगाल और रविंद्र जी महाराष्ट्र, प्लीज मैंने बोला रविंद्र जी है थोड़ा संयम पहले आपका टर्न कानून के आएगा। विरुद्ध काम रविंद्र कराइए, फिर रविंद्र जी डिक्लेयर एक करा सेकंड दीजिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई, एक फिर सेकंड थोड़ा संयम रखिए, आपका टर्न आएगा फिर आप बोल लीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो आप बोलिएगा, लेकिन पहले मुझे बाकी जो गेस्ट है उनसे भी सवाल लेने दीजिए ना, वो भी अपना समय निकाल के हमारे पास आए हैं। दिलीप आप जी माफी मांगिए, मैंने दक्षिण का नाम दे अरे दिया रुक है। जाइए रविंद्र आप जी कह तो प्लीज। दीजिए। रविंद्र जी कर्नाटक दिलीप जी, कहाँ है जिसका दिलीप जी जिक्र आपने कर्नाटक किया था पहली बात भाई? तो दक्षिण में है। रविंद्र जी एक सेकंड, मैंने लास्ट में रविंद्र चार जी नाम का लिया है। कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक उन दक्षिण 12 नहीं है राज्यों ना, में, अभी सुनिए, आप ही ने बोला चुप ना रहिए आप, दक्षिण चुप रहिए कर्नाटक। आप, आपका चुप बयान रहिए आप। सुना दिया मैंने जाए। खैर उन 12 अभी राज्यों अभी को मैं नाम दिया, आपको उसमें आपके से के बयान कर्नाटक का एक है। क्लिपिंग भेज दूंगी। खैर उसमें रविंद्र से जी का कर्नाटक प्लीज एक है, थोड़ा डाउन संजय किया जी। जाए आप क्योंकि विपक्ष ले रहे हैं गेस्ट गलत जो तरीके डिबेट है से। वो बाधित हो रही है। मैंने खैर कहा दिलीप जी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि महाराष्ट्र जो है, इंडिया उत्तर अलायंस के प्रदेश है, नेता है बिहार है, रविंद्र जी, पश्चिम वो बंगाल कह है। रहे हैं आप कि गलत हम एंकर का सीधा पक्ष दक्षिण लेंगे, पर ज्यादा आपको फोकस कर नुकसान रहे हैं, होगा संजय दक्षिण जी। को लेके हमारी स्ट्रेटजी किसी तैयार भी हो हालत चुकी में है। नुकसान होगा। क्या दक्षिण पर फोकस करके दक्षिण पर जीत हासिल करके बीजेपी को केंद्र में पहुंचने से रोका जा सकता है क्या? पहला जैसे रविंद्र से ही जो आपने दक्षिण की तरफ फोकस कहा रविंद्र जी का ये कहना नहीं था कि वो सिर्फ दक्षिण पर ही फोकस कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिण के राज्यों की, चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जी। अब इनको चुप कराइए, तब बोला जाए नहीं तो अरे झूठ बोलने रविंद्र जी लगी। रुकिए ना, पार्टी नहीं रुकिए बढ़ रविंद्र सकती जी है। एक सेकंड बस, इसके बाद ये सीधा सुन ही मैं नहीं आपके रहे पास हैं। आऊंगी। रविंद्र जी इसके करिए। बाद मैं आप सीधा बकवास आपके मत पास करिए, आऊंगी। आप ठीक झूठ बोल रही हैं, है अपने ठीक है। चेहरे अरे को बदनाम रविंद्र कर जी रही इसके हैं। बाद मैं जो सीधा मैंने आपके कहा, पास सुनिए आऊंगी। पहले। रविंद्र जी एक सुनिए सेकंड, पहले जो मैंने कहा रविंद्र जी था। एक सेकंड रुक जो जाइए मैंने कहा था, इसके सुनिए बाद मैं उसको। सीधा आपके मैंने पास कहा आती था हूँ। 12 राज्य अरे हैं, रविंद्र जी जहाँ रुकिए भाजपा ना, नहीं बढ़ रविंद्र जी सकती, उसमें से रुकिए एक ना, कर्नाटक भी है। रविंद्र जी प्लीज। जहाँ हम हराएंगे उसमें से 4 राज्य हैं। ठीक है। एंकर अच्छा कैसे रविंद्र गलत बोल सकती जी हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर संजय ली जी, जाए। आप प्लीज। ठीक है। अरे संजय रविंद्र जी आपको- रुकिए आपको ना, एक्शन जो लेना सियासी पड़ेगा, अभी नहीं तो तलखी मैं देखने नोटिस को मिल भेजूंगा रही इस है वो मामले में। बंगाल, संजय जी पंजाब, मैं आपसे उत्तर रिक्वेस्ट कर प्रदेश रहा हूं। और मैं बिहार महाराष्ट्र में और देखने उत्तर को प्रदेश मिल में रही बात है। कर लूं आपसे। इन पर आपके बात करिए डिबेट ना, में तो रुक गलत जाइए। काम अरे हुआ है। रविंद्र जी एक काम हुआ है, जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन हुआ है, और इस क्या नाम है, आपके एंकर ने झूठ बोला है। रविंद्र जी हम चलिए, उत्तर ठीक है। प्रदेश में बात कर अरे लें। रविंद्र जी रुकिए ना, रविंद्र जी रविंद्र जी, रुकिए आपसे ना, अभी उत्तर आपकी प्रदेश में बारी बात कर आएगी, लें। बोलिएगा दिलीप जी। अरे आपकी क्या बारी आएगी जब आपको झूठ बोलने के लिए बैठाया गया हुआ है? रविंद्र जी शब्दों की मर्यादाओं को मत लांघिए, मैं आपसे आप बार शब्दों की बार मर्यादा गुजारिश कर रखिए। रही हूँ, भैंस पानी में बहुत गई, आप प्रेम बोल से रही गुजारिश है मेरी इंडी आपसे कि गठबंधन आप बोल रही प्लीज हैं। आपको शब्दों की सिखाया ही नहीं मर्यादा गया को शब्दों ना की लांघा मर्यादा क्या जाए। होती जब है। आपकी बारी होगी तब आप बोलिए प्लीज आपको रविंद्र जी। मैं कानूनी बाकी बात गेस्ट बोल भी रहा हमारे हूँ। साथ मौजूद है, उनको सारी बोलने तो दीजिए। आपके रिकॉर्ड में जा रहा है, मेरी रिकॉर्ड में जा रहा है। बिल्कुल अगर ठीक है, कहिएगा तो इसका चलिए नोटिस ठीक है, जाएगा, ठीक है, फिर जो ठीक जो है। जो अरे संविधान रुकिए होगी ना, वहां जाके रुकिए हम भी प्लीज देंगे, प्लीज आप भी देंगे, प्लीज शोधन जी रविंद्र भी जी देंगे। प्लीज। टीम से बोलूंगी प्लीज इनका फेडर थोड़ा डाउन किया जाए। दिलीप जी यही आपकी हैसियत है। दिलीप जी प्लीज, बिल्कुल जी दिलीप जी। का उल्लंघन हुआ, कहाँ हुआ है उल्लंघन, ये नहीं बता पा रहे हैं। कौन से सेक्शन में? बताइए, अब आप अपना सवाल दोहराइए, मैं इनकी बात जी देखिए दिलीप जी, कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण को लेके खास स्ट्रैटेजी है जिस पर इंडिया अलायंस काम कर रहा है, और इस खास स्ट्रैटेजी को लेके सबसे ज्यादा फोकस दक्षिण पे है। साफ तौर पर इन्होंने जिक्र किया रविंद्र जी ने, क्या दक्षिण पर फोकस करके बीजेपी के विजय रथ को केंद्र में पहुंचने से रोक सकते हैं क्या? नहीं, रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। जी। दक्षिण में भी उतनी ही सीटें हैं जितनी, ये माना कि उत्तर प्रदेश में 80 सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दक्षिण में अगर विजय रथ निकल जाएगा और कांग्रेस का विजय रथ या अपोजिशन का विजय रथ निकल जाएगा तो भाजपा को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। सवाल ये नहीं कि दक्षिण में फोकस करने से भाजपा को दिक्कत होगी कि नहीं होगी, सवाल ये है कि फोकस हो तो बिल्कुल। फोकस करेगा कौन? समाजवादी पार्टी तो दक्षिण में कहीं गिनती में नहीं है। जिसकी जो प्रवक्ता यहाँ बैठ करके दक्षिण की बात कर रहे हैं, ये कर्नाटका की सीटें गिना रहे थे। इन्होंने 26 कहीं, कर्नाटका में 28 सीटें हैं। 28 में से इनका वोट शेयर कितना है वहां पर? वो तो कांग्रेस का है, जो भी है कांग्रेस का है, वहां की रीजनल पार्टी का है, जेडीएस का है, भाजपा का है। इनका क्या है वहां पर? ये क्यों दक्षिण की बात कर रहे हैं? दक्षिण में तो बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी का नाम भी नहीं जानते होंगे, अखिलेश यादव को पहचानते तक नहीं होंगे, अपना वोट शेयर तो छोड़ ही दीजिए। तो कांग्रेस अगर ये बात कहे कि दक्षिण पर फोकस कर रही है, तो एक बात को समझ में आती है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, जो एडजॉइनिंग राज्य है वहां भी नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी ये नहीं आ पा रहे हैं 2 बार से सत्ता में। तो इनको राजनीतिक रूप से जो स्टेटमेंट देना है, ये बिल्कुल दें।
उत्तर प्रदेश के लिए अपनी बात को प्रबलता से कहें तो मानी भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं भी बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, क्योंकि टीवी पर बैठ के कुछ ना कुछ कहना है। बिल्कुल ठीक कहा। रविंद्र जी क्या चर्चा में हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं? तो शायद दिलीप जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पता था कि अब सवाल और उनकी बारी आने वाली है, तो उनको चर्चा छोड़ के जाना शायद ज्यादा मुनासिब लगा, क्योंकि लाजमी है कि इस बार वो फिर से मीडिया पर सवाल खड़ा करते, साफ तौर पर ये कहते नियमों का उल्लंघन हुआ है और कहते कि एक बार फिर से मीडिया झूठ बोल रही है। खैर, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बंगाल में जो दरार है वो साफ तौर पर अब खुल के सामने आ चुकी है और अब पंजाब में भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आखिर ऐसे में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन स्टैंड कहां करती है? और बड़ा सवाल यह है कि अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, आचार संहिता तक नहीं लगी है। ऐसे में जब सीट शेयरिंग को लेकर बात होने लगी तो सारे जो गठबंधन के घटक दल है वो एक दूसरे से तितर बितर, और जो इंडिया अलायंस है वो टूटता हुआ नजर आया है। अब इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल जस का तस बरकरार है। अब ये तो दलों के हाथ में हम छोड़ते हैं कि आखिर वो इस अलायंस को बरकरार कैसे रखते हैं और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है वो धरातल पर इंप्लीमेंट कैसे होगी, ये सवाल बड़ा है। और खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।